नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रतिभा राय, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, दीनदयाल उपाध्याय गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, सैदाबाद, प्रयागराज। आज के इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक है केमिस्ट्री ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ये आपके बीएससी सेमेस्टर 6 की यूनिट 3 है। पहला पेपर ऑर्गेनिक सिंथेसिस भी है, उसी में आपकी यूनिट 3 है केमिस्ट्री ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो हम इस यूनिट में क्या क्या जानेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, वो है कि हम पहले देखेंगे नॉमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। इसके साथ ही हम देखेंगे सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स और डिफरेंट मेथड, कुछ स्पेशल रेफरेंस भी है आपके सिलेबस में, हम उनको मेंशन करेंगे सिंथेसिस में। इसके साथ ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और वो सभी मेन रिएक्शंस देखेंगे जो आपके सिलेबस में मेंशन है। तो इन सभी टॉपिक्स को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और आज ये पहला लेक्चर है। तो आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे, नॉमेनक्लेचर और इनके मेथड देखेंगे कि हम कैसे एल्डिहाइड और कीटोन को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम ये देखें कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं या बॉन्ड होते हैं सब्सटेंस के अंदर, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए। ये भी कह सकते हैं हम कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो उनके फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो इसी को फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। लेकिन आज की क्लास में जो फंक्शनल ग्रुप हम एक्सप्लोर करेंगे वो है कार्बोनिल ग्रुप, यानी कार्बन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो ये है कार्बोनिल ग्रुप का स्ट्रक्चर, दैट इज कार्बन बॉन्डेड विद ऑक्सीजन विद डबल बॉन्ड। ठीक है, और इसी पूरे ग्रुप को हम कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप, और इस कार्बन को कहेंगे हम कार्बोनिल कार्बन। तो यहाँ दो टर्म है, एक कार्बोनिल ग्रुप और दूसरा कार्बोनिल कार्बन। इस टर्म को आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि हम बार बार आगे इस लेक्चर में कई बार इस टर्म को यूज करेंगे। तो वो सभी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिनमें कार्बोनिल ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है उसको हम कार्बोनिल कंपाउंड्स कहते हैं। और इस कार्बोनिल ग्रुप के बेसिस पे ही हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कई पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, जैसे एल्डिहाइड है, कीटोन है, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, एस्टर है और एसिड क्लोराइड है। लेकिन आज हम इस यूनिट में कवर करेंगे वो सिर्फ है एल्डिहाइड और कीटोन। तो यदि ये कहा जाए कि व्हाट आर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, तो हम ये कहते हैं कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर सिंपली कार्बोनिल कंपाउंड्स बिकॉज दे हैव कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यानी कि कार्बोनिल ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप। तो हम जनरल फॉर्मूला या जनरल स्ट्रक्चर देखें एल्डिहाइड्स का, तो कार्बन के एक तरफ हाइड्रोजन है और दूसरी तरफ कोई कार्बन चेन लगी है, यानी कार्बोनिल ग्रुप के एक तरफ हाइड्रोजन है और दूसरी तरफ कार्बन चेन अटैच्ड है। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन हो। तो हमको एग्जाम्पल से समझते हैं कि एल्डिहाइड का जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जैसे फॉर्मल्डिहाइड के केस में कार्बोनिल के एक तरफ हाइड्रोजन है और दूसरी तरफ भी हाइड्रोजन है। ऐसे ही यदि हम देखें नेक्स्ट, दैट इज एसिटल्डिहाइड। तो एसिटल्डिहाइड के केस में कार्बोनिल के एक तरफ हाइड्रोजन और दूसरी तरफ कार्बन चेन है, लेकिन ये कार्बन चेन आपकी एलिफेटिक है। ठीक है, एल्किल भी हम कह सकते हैं। नीचे है तो ये बेंजल्डिहाइड है, इसमें भी कार्बोनिल ग्रुप की एक तरफ हाइड्रोजन है और दूसरी तरफ एक कार्बन चेन है, लेकिन ये कार्बन चेन आपकी एरोमेटिक रिंग है। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमेशा एल्डिहाइड में कार्बोनिल ग्रुप के एक तरफ हाइड्रोजन कांस्टेंट है और दूसरी तरफ चेंजेस हो रहे हैं, यानी कि एक तरफ हाइड्रोजन दूसरी तरफ हमारा हाइड्रोजन भी हो सकता है। कार्बन चेन में कोई एल्किल कार्बन चेन भी हो सकती है जैसा कि एसिटल्डिहाइड है, और कोई एरोमेटिक कार्बन चेन भी हो सकती है जैसे कि बेंजल्डिहाइड में। अब हम देखते हैं कीटोन का जनरल स्ट्रक्चर। तो कीटोन का जनरल स्ट्रक्चर की जैसा आप देख रहे हैं कि कार्बोनिल कार्बन के दोनों तरफ ही कार्बन चेन है। ठीक है, तो इनको भी एग्जाम्पल से समझते हैं कि एसीटोन में देखिए कि दोनों तरफ कार्बन चेन कैसी है, एल्किल है। ठीक है, ऐसे ही हम एसिटोफिनोन में देखें तो एक तरफ तो एल्किल है लेकिन दूसरी तरफ कैसी है, एरिल चेन लगी हुई है, यानी एरोमेटिक रिंग है, बेंजीन लगे हुआ है। और तीसरा एग्जाम्पल है कीटोन का, वो है बेंजोफिनोन का। इसमें आप देख पाएंगे कि दोनों तरफ क्या है, एरोमेटिक रिंग है। तो एल्डिहाइड और कीटोन के स्ट्रक्चर्स में अंतर क्या है, ये आप देख रहे हैं कि एक एल्डिहाइड के केस में तो एक तरफ हाइड्रोजन है और एक तरफ कार्बन चेन है, लेकिन कीटोन के केस में कार्बोनिल कार्बन के दोनों तरफ ही क्या है, कार्बन चेन लगी हुई है।
ओके तो अब हम इसके नॉमेनक्लेचर पढ़ें और बाकी चीजों को डिस्कस करें, इसके पहले हम देख लें कि एल्डिहाइड और कीटोन का क्या यूज होता है। तो बायोलॉजिकल लैब में आप सबने बायोलॉजिकल स्पेसिमेन देखे होंगे, ठीक है। तो सोल्यूशन जार में एक सोल्यूशन भरा होता है जिसको हम कहते हैं फॉर्मेलिन, और ये फॉर्मेलिन क्या होता है, ये 40% सोल्यूशन होता है फॉर्मेल्डिहाइड का, और फॉर्मेल्डिहाइड जैसा कि आप जानते ही हैं एक एल्डिहाइड है। तो यानी फॉर्मेल्डिहाइड का यूज हम बायोलॉजिकल स्पेसिमेन के प्रिजर्वेशन में भी करते हैं, और ये इसका बहुत ही मेजर यूज है। दूसरा यूज क्या है कि इसका फॉर्मेल्डिहाइड का यूज हम बेकेलाइट बनाने के लिए करते हैं। बेकेलाइट एक पॉलीमर है, इसका बेकेलाइट का इस्तेमाल हम नॉन कंडक्टिंग डिवाइसेस, किसी भी रेडियो, ऑटोमोबाइल्स या मोबाइल फोन्स में की जो नॉन कंडक्टिंग पार्ट्स होती हैं उनको बनाने के लिए हम बेकेलाइट का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही जो आपके यूटेंसिल्स होते हैं, यानी कुकर का हैंडल हुआ, प्रेशर कुकर का हैंडल या फ्राई पैन का जो हैंडल होता है, वो सब बेकेलाइट्स के बने होते हैं क्योंकि ये हीट रेजिस्टेंस होता है। इसके साथ ही फॉर्मेल्डिहाइड का यूज हम डिफरेंट टाइप की डाइस बनाने में करते हैं, और बहुत से केसेस में हम एज ए स्टार्टिंग मटेरियल यूज करते हैं। जैसे कि हेक्सामीन जब हमें बनाना हो तो हम स्टार्टिंग मटेरियल के लिए फॉर्मेल्डिहाइड का यूज करेंगे। तो ये तो फॉर्मेल्डिहाइड के यूज को हमने देखा। अब देखते हैं बेंजिल्डिहाइड का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो बेंजिल्डिहाइड जो है वो आलमंड में प्रेजेंट होता है, स्पेशली जो बिटर आलमंड होती है, जो बिटर टेस्ट होता है आलमंड का, वो बेंजिल्डिहाइड में की वजह से ही होता है। इसके साथ ही ये फ्लेवरिंग एजेंट इन फ्रूट्स में भी इस्तेमाल किया जाता है, और बेंजिल्डिहाइड का मेजर यूज परफ्यूम इंडस्ट्रीज में या कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में भी किया जाता है। इसके साथ ही बेंजिल्डिहाइड एक बहुत ही अच्छा इंटरमीडिएट होता है केमिकल इंडस्ट्रीज में, जिसको हम यूज करते हैं डिफरेंट टाइप के डाइज, रबर एडिटिव्स बनाने के लिए। तो हमने दो एल्डिहाइड्स देखे हैं उनके डेली यूसेस में। अब हम बात करते हैं कीटोन्स की। तो कीटोन्स में जिस कीटोन की हम बात कर रहे हैं वो है एसीटोन। ये कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड होता है, और एसीटोन का इस्तेमाल हम पेंट रिमूवर या पेंट थिनर की तरह भी करते हैं। इसके साथ ही केमिकल पीलिंग में या कॉस्मेटिक्स में भी एसीटोन का इस्तेमाल किया जाता है। एसीटोन का यूज हम पेंट में, पेंट कोटिंग इंडस्ट्रीज में भी करते हैं, और ये एक बहुत ही एक्सीलेंट सॉल्वेंट है जिसका यूज हम डिफरेंट टाइप की केमिकल सिंथेसिस में, इंडस्ट्रीज में करते हैं, और एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज में फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए करते हैं। तो अभी हम देखें कि नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम दो तरीके के होते हैं, एक होता है कॉमन नेम और दूसरे होते हैं IUPAC नेम। तो हम पहले कॉमन नेम की बात करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कॉमन नेम क्या होता है। वो कॉमन नेम जो होते हैं वो इनके हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस होते हैं। ये बेस्ड होते हैं कि किसी कंपाउंड की डिस्कवरी किसने की है, या फिर कंपाउंड का टेस्ट कैसा है, या कंपाउंड को हमने डिराइव कहाँ से किया है। तो एल्डिहाइड के कॉमन नेम्स यूजुअली उसके करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड पे बेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, या हमने फॉर्मिक एसिड से जिस एल्डिहाइड को बनाया है वो क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। और यदि हम इसको लिखना चाहें तो हम ऐसा कर सकते हैं कि IC को हटा दें और इसकी जगह एल्डिहाइड लिख दें। तो यदि हमने IC को एल्डिहाइड से रिप्लेस कर दिया तो क्या बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है हमारा एसिटिक एसिड, यानी कि हम क्या करें, एसिटिक एसिड से हमने जो एल्डिहाइड मिला है वो क्या है, एसिड एल्डिहाइड, और हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं बाय रिप्लेसिंग IC विद एल्डिहाइड। यानी हम एसिटिक एसिड के IC को हटा दें और उसकी जगह एल्डिहाइड पुट कर दें तो ये हो जाएगा एसिड एल्डिहाइड। अनदर एग्जांपल्स आर बेंजोइक एसिड, ठीक है। यदि हमने बेंजोइक एसिड से किसी एल्डिहाइड को डिराइव किया है तो ये हमारा है बेंजिल्डिहाइड। इसके ऐसे ही ब्यूटारिक एसिड जो आपके यहाँ बटर में प्रेजेंट होता है, ब्यूटारिक एसिड जो बटर में प्रेजेंट होता है, यदि हमने इससे एल्डिहाइड को डिराइव किया है तो ये ब्यूटारिल्डिहाइड कहलाएगा। तो इस तरह से हम एल्डिहाइड्स को कॉमन नेम देते हैं। लेकिन यदि क्या हो कि हमारी एल्डिहाइड्स में बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट्स चेन लगे हुए हो, तब हम कैसे करेंगे इनकी कॉमन नेमिंग, इनको कॉमन नेम कैसे देंगे।
तो जो साइड चेन्स होती हैं उनको हम ग्रीक लेटर अल्फा बीटा गामा से डिनोट करते हैं। तो एल्डिहाइड के कार्बन के एडजेसेंट पोजीशन पे जो कार्बन है, एल्डिहाइड का जो कार्बन है CHO, इसके एडजेसेंट जस्ट बगल का जो कार्बन है इसको अल्फा कार्बन कहते हैं, और उसके बगल में जो है वो बीटा, फॉलोड बाय द अदर कार्बन इज गामा। ठीक है, तो यदि हम इसको कॉमन नेम देना चाहें तो हम कहेंगे कि इट्स बीटा ब्रोमो ब्यूटेनल, क्योंकि बीटा पोजीशन पे ब्रोमीन लगा हुआ है। अब दूसरा देख लीजिए कि यदि यहाँ पर भी क्या है, जो एल्डिहाइड का कार्बन है इससे जो एडजेसेंट पोजीशन पे कार्बन है इसी को हम कह रहे हैं अल्फा, और इसके बगल वाले कार्बन को कह रहे हैं बीटा। तो बीटा पोजीशन पे ब्रोमीन ग्रुप लगा हुआ है तो हम इसे कहेंगे बीटा ब्रोमो प्रोपेन एल्डिहाइड। अब हम बात करते हैं कीटोन्स के कॉमन नेम की। तो जैसा हमने कीटोन्स के स्ट्रक्चर में आपको बताया कि कीटोन्स में क्या होता है, कार्बोनिल के दोनों तरफ एल्किल ग्रुप या एरिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि एक एल्किल हो और दूसरा एरिल ग्रुप हो। तो हम क्या करेंगे कि दोनों एल्किल और एरिल ग्रुप को अरेंज करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और उसके अंत में एक शब्द जोड़ देंगे कीटोन। तो हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे हम कीटोन को कॉमन नेम देंगे। तो जैसे पहला एग्जाम्पल आप देख पा रहे होंगे कि कार्बोनिल ग्रुप, यानी जो कार्बोनिल ग्रुप का कार्बोनिल कार्बन है उसके दोनों तरफ मेथिल लगा हुआ है। ठीक है, दो मेथिल लगा है, इसीलिए हम लिखेंगे इसको डाइमेथिल कीटोन। दूसरे एग्जाम्पल पे देखिए कि एक तरफ तो कार्बोनिल कार्बन के एक तरफ तो मेथिल ग्रुप लगा है लेकिन दूसरी तरफ एथिल है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे, तो लिखेंगे एथिल मेथिल, और हमने थर्ड पॉइंट क्या कहा था कि लास्ट में हमें लिखना है कीटोन, तो हम इसको लिखेंगे एथिल मेथिल कीटोन। अनदर एग्जाम्पल पे आते हैं, थर्ड वन पे, जिसमें एक तरफ तो मेथिल ग्रुप लगा हुआ है, कार्बोनिल कार्बन के एक तरफ मेथिल ग्रुप लगा हुआ है और दूसरी तरफ फेनिल लगा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, फेनिल मेथिल कीटोन। फोर्थ वन पे देखिए तो दोनों तरफ ही एथिल ग्रुप लगा है, आपको एथिल मेथिल फेनिल ये समझ में आना चाहिए, इसको आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा। ठीक है, तो दोनों तरफ क्या है, एथिल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको कहेंगे, और दो एथिल ग्रुप है इसीलिए इसको हम कहेंगे डाई एथिल कीटोन्स। तो यहाँ तक बात खत्म करते हैं कॉमन नेमिंग की। अब हम आते हैं IUPAC नेमिंग सिस्टम पे। तो IUPAC इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। It is an organization and established in 1919. तो IUPAC हमें एक सिस्टमैटिक मेथड प्रोवाइड करते हैं, कुछ रूल्स देते हैं जिनके बेसिस पे हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, उन रूल्स को फॉलो करते हुए किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक नाम डिराइव कर सकते हैं, उसको एक नाम दे सकते हैं। तो यानी कि IUPAC ने कुछ स्टैंडर्ड रूल्स बनाए हैं किसी भी केमिकल कंपाउंड्स को की नेमिंग के लिए, उसकी कंसिस्टेंसी को इंश्योर करने के लिए। तो हम देखेंगे कि एल्डिहाइड कीटोन्स की जब हम नेमिंग कर रहे हैं, एल्डिहाइड और कीटोन्स की नेमिंग कर रहे हैं, तो हमें कौन कौन से रूल फॉलो करने होते हैं। पहला रूल होता है सेकेंडरी सफिक्स का। तो यदि आपके पास, आप एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप आपके पास है, यानी आप किसी एल्डिहाइड का नाम जनरेट कर रहे हैं, तो उसके लिए सेकेंडरी सफिक्स का इस्तेमाल करेंगे, वो है अल। और हम वर्ड रूट का जो हमारा होता है ई, किसी भी अल्केन में एक वर्ड रूट किसी भी कंपाउंड में एक वर्ड रूट होता है, दैट इज एल्केन, जिसको हम एल्केन कहते हैं। तो हम एल्केन के ई को हटा करके उसकी जगह अल लिख देंगे, तो हमें जो नाम जनरेट होगा वो होगा एल्केनल। इसके साथ ही हम, यदि हमारे पास यदि कीटोन है, तो कीटोन के लिए सेकेंडरी सफिक्स का इस्तेमाल होता है, वो है ओन, और इसमें भी हम एल्केन के ई को रिप्लेस करेंगे ओन से, और जो हमारा नाम जनरेट करेंगे वो होगा एल्केनोन। तो ये पहला था जिसमें हमने ये देखा कि एल्डिहाइड के लिए सेकेंडरी सफिक्स अल होता है और कीटोन के लिए ओन। अब दूसरा रूल है कि नंबरिंग ऑफ मेन चेन। तो कभी भी हम जब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को की IUPAC नेमिंग करते हैं, तो हम हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि सबसे लंबी कार्बन चेन चूज करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन चेन चूज करेंगे, और एल्डिहाइड के केस में जब हम लॉन्गेस्ट चेन चूज करेंगे तो उसमें हम जो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे वो हमेशा एल्डिहाइड के कार्बन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ
कि जब हम एल्डिहाइड के केस में मेन चेन चूज करेंगे तो हम ये देखेंगे कि वो लॉन्गेस्ट मेन चेन होनी चाहिए, और दूसरा ये कि हम हमेशा एल्डिहाइड के कार्बन को नंबर 1 देंगे। ठीक है, और दूसरी बात करते हैं कि यदि आपके पास कीटोन है और कीटोन की नेम IUPAC नेम जनरेट करना है तो आप क्या करेंगे कि IUPAC के कार्बोनिल कार्बन को मिनिमम नंबर प्रोवाइड करेंगे। तो हमने देखा हमारे पास 2 रूल हो गए हैं, एक तो सेकेंडरी सफिक्स का और दूसरे की हम नंबरिंग कैसे करेंगे मेन चेन की, यदि एल्डिहाइड है हमारे पास और कीटोन है। अब इन दोनों रूल्स को हम अप्लाई करेंगे और नेमिंग करेंगे कार्बन्स की, और देखिए कि हम कैसे करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स की नेमिंग। तो पहला जो एग्जाम्पल है उस एसिटल्डिहाइड का है। ठीक है, एसिटल्डिहाइड में देखिए 2 कार्बन चेन का कंपाउंड है। तो हमने जो पहले कहा है कि हम हमेशा एल्डिहाइड के कार्बन को नंबर 1 देंगे। ठीक है, तो हमने लिखा हुआ है नंबर 1 और दूसरा कार्बन है सेकंड। तो ये 2 कार्बन की चेन हुई। हमेशा जब 2 कार्बन की चेन होती है तो इसका वर्ड रूट होता है इथेन। ठीक है, और हमने पहले ही क्या कहा था कि हम वर्ड रूट यानी कि इथेन का ई हटा के उसकी जगह अल लगाएंगे, क्योंकि एल्डिहाइड के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या है, अल। ठीक, तो इसका नाम हुआ इथेनल। ऐसे ही दूसरा देखिए, ये जो सेकेंड है वो क्या है, प्रोपेनल्डिहाइड है। ये 3 कार्बन चेन है। हमने एल्डिहाइड के कार्बन को पहला नंबर दिया है, फॉलोड बाय सेकेंड एंड थर्ड। तो ये 3 कार्बन की चेन है, तो इसका वर्ड रूट क्या होगा, प्रोपेन। और हम इसके वर्ड रूट में से ई हटा करके उसकी जगह क्या लगाएंगे, अल, तो इसको नाम देंगे प्रोपेन। अब जो दूसरा एग्जाम्पल है वो भी एल्डिहाइड का ही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका, ये भी एक 3 कार्बन की चेन है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप देखिए कि सेकेंड पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। ठीक है, यानी अल्फा पोजीशन पे एक मेथिल ग्रुप लगा हुआ है। तो ये एक 3 कार्बन चेन है, तो इसीलिए इसका वर्ड रूट क्या है, प्रोपेन। और सेकेंड पोजीशन पे यानी जहां पे हमने नंबर सेकेंड लिखा है वहां पे एक मेथिल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसीलिए इसको क्या हम कहेंगे, 2 मेथिल प्रोपेनल। आगे का जो एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है, ये भी एक 3 कार्बन की चेन है, तो इसका वर्ड रूट होगा प्रोपेन। लेकिन जो थर्ड पोजीशन है इस पे यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है, तो हम इसके लिए क्या वर्ड रूट यूज करेंगे, हम 3 कार्बन की चेन है तो इसके लिए वर्ड रूट का इस्तेमाल करेंगे प्रोपेन, और थर्ड पोजीशन पे लगा है ब्रोमीन, इसीलिए हम इसे लिखेंगे 3 ब्रोमो प्रोपेनल। ठीक है, ई हटा करके उसकी जगह एल लगाएंगे। अब हम बात करते हैं कीटोन्स की। कीटोन में हमने क्या कहा था कि हम हमेशा ये कोशिश करेंगे कि कार्बोनिल कार्बन जो है उसको मिनिमम नंबर दे। तो कीटोन के पहले एग्जाम्पल में देखिए कि हमने राइट साइड से नंबरिंग शुरू की है, तो कार्बोनिल 2 कार्बोनिल कार्बन है यहाँ पे, तो एक को दूसरा नंबर मिला है और सेकंड को 4th। ठीक है, और ये एक 5 कार्बन की चेन है, तो इसके लिए वर्ड रूट क्या है, पेंटेन। तो हम वर्ड रूट में से ई हटाएंगे और इसकी जगह लिखेंगे ओन। और हम 2 कीटोन है इसीलिए लिखेंगे पेंटेन 2,4 डाइओन। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है आपका हमारे पास है, देखिए यहाँ पे 2 तरीके से हम कर सकते थे, या तो हम नंबरिंग क्लोरीन की तरफ से शुरू करते हैं या मेथिल की तरफ से, लेकिन जब हम प्रायोरिटी लिस्ट की बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप की तो हम क्लोरीन की प्रायोरिटी ज्यादा होगी, तो हम उस तरफ से नंबरिंग करेंगे जिधर क्लोरीन लगा हो। ठीक है, तो ये क्लोरीन से जो कार्बन अटैच्ड है उसको हम पहला नंबर देंगे, फॉलोड बाय कार्बोनिल कार्बन इज नंबर 2 एंड फॉलोड बाय 3। मेथिल जो है हमारा थर्ड पोजीशन पे। तो ये 3 कार्बन चेन है, तो हम इसको कहेंगे 1 प्रोपेन, और इसको हम IUPAC नेम देंगे 1 क्लोरो प्रोपेन। तो सेकंड पोजीशन पे ओन लगा है, तो इसीलिए हम लिखेंगे प्रोपेन 2 ओन। ऐसे ही आगे का एग्जाम्पल आप देखिए कि एक 5 कार्बन की चेन है, इसको यदि हमने राइट साइड से जब नंबरिंग की है तो कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन है वो सेकंड पोजीशन पे आया है, लेकिन यदि आप रिवर्स साइड से नंबरिंग करेंगे तो ये किस पे आएगा, 1 2 3 4th पोजीशन पे। और हमारा रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि कार्बोनिल कार्बन हमेशा मिनिमम नंबर पे होना चाहिए, इसीलिए हम इसकी नंबरिंग हमेशा राइट साइड से शुरू किए हैं, जिससे कार्बोनिल कार्बन को दूसरा नंबर मिले, मिनिमम नंबर मिले। तो अब हम क्या करेंगे, वर्ड रूट 5 कार्बन की चेन है तो इसका वर्ड रूट पेंटेन होगा,
और हम इसीलिए इसके ई को हटा करके उसकी जगह ओन लगाएंगे, और चूंकि सेकेंड नंबर पे हमारा कार्बोनिल कार्बन है तो हम इसको लिखेंगे पेंटेन टू ओन। दूसरे एग्जाम्पल में देखिए इस तरह, ये एक 6 कार्बन चेन है और इसमें कई जगह पे सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, जैसे सेकेंड पोजीशन पे मेथिल ग्रुप लगा है, फोर्थ पोजीशन पे भी मेथिल ग्रुप लगा है। तो चूंकि ये 6 कार्बन चेन है तो इसके लिए वर्ड रूट होगा हेक्सेन, और थर्ड पोजीशन पे है कीटोन ग्रुप, तो हम इसको कहेंगे कि 2,4 डाईमेथिल हेक्सेन 3 ओन। इसके साथ ही कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं, आप वीडियो को पॉज करके इन एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं। तो अभी तक हमने नॉमेनक्लेचर की बात की, एल्डिहाइड और कीटोन्स, कार्बोनिल ग्रुप क्या होते हैं इनके बारे में जाना, नॉमेनक्लेचर देखा, और अब हम देखेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन्स की प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो वन बाय वन देखेंगे। तो पहले हम ये देखें कि एल्डिहाइड की प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो हम कई मेथड्स देखेंगे, जैसे एसिड क्लोराइड से, एल्कीन से भी देखेंगे, ये जानेंगे कि एल्काइन से हम कैसे एल्डिहाइड बना सकते हैं, नाइट्राइल से, और हाइड्रोकार्बन से भी हम देखेंगे कि एल्डिहाइड की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। ठीक है, पहला मेथड है आपका रोजनमंड रिडक्शन। ठीक है, इट इज अ सेलेक्टिव कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन which convert acid chloride into aldehyde। ये सिंपल है कि ये एक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है जिसमें एसिड क्लोराइड से हम क्या बना रहे हैं, एल्डिहाइड। ठीक है, तो कुछ चीजें जो हम पहले रोजनमंड रिडक्शन, तो रोजनमंड साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस रिएक्शन को प्रपोज किया था, उनके नाम पर इसको हमने रोजनमंड रिडक्शन कहा है। और रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी या तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो या फिर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा हो, यही रिडक्शन है। तो यहाँ पर हम जब भी कोई रिएक्शन पढ़ते हैं तो कुछ चीजों का ध्यान रखते हैं कि रिएक्टेंट क्या है, किसी भी रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है, और उस जब रिएक्शन को हम कैरी कर रहे हैं तो उसमें हम किस तरह का कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, या फिर हमारे पास टेम्परेचर कैसा है रिएक्शन का, रिएक्शन कंडीशन क्या है स्पेशली। तो यहाँ पर रिएक्टेंट है हमारा एसिड क्लोराइड और प्रोडक्ट हमने बनाया है एल्डिहाइड। ठीक है, एसिड क्लोराइड से हमको एल्डिहाइड बनाना है, इसके लिए हम कैटलिस्ट यूज का एक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, तो हम कैटलिस्ट जो यूज कर रहे हैं पैलेडियम और H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो पैलेडियम और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है ये आपको रिडक्शन का काम करता है। इसके साथ ही हमने लिया है बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट एक हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड होता है जो किसी भी रिएक्शन से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। उसके साथ ही है क्यूनोलिन और सल्फर, तो ये एक तरह के नेगेटिव कैटलिस्ट है। ठीक है, ये रिएक्शन की स्पीड को स्लो करते हैं, जिससे कि हमारी रिएक्शन जो है वो एल्डिहाइड पर ही रुक जाए। यदि हम इसमें बेरियम क्यूनोलिन या सल्फर को यूज नहीं करेंगे तो रिएक्शन क्या होगी, हमको एसिड क्लोराइड से अल्कोहल मिल जाएगा और हमें क्या बनाना है, ये एल्डिहाइड की प्रिपरेशन है। तो हम इसीलिए इस रिएक्शन में क्यूनोलिन या सल्फर का इस्तेमाल करते हैं, which act as a negative catalyst and decreases the rate of reaction to stop the reaction at aldehyde stage। बाकी जो आपको बताया कि बेरियम सल्फेट इज अ हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर एंड यूज्ड टू रिमूव मॉइस्चर और अब्सॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द रिएक्शन। तो जो एग्जांपल हमने लिया इस रिएक्शन के लिए वो है ब्यूटोनिल क्लोराइड, और ब्यूटोनिल क्लोराइड से ही हम क्या बना रहे हैं, ब्यूटेनॉल। तो मैकेनिज्म देखेंगे हम। फर्स्ट स्टेप इज ऑक्सीडेटिव एडिशन। एडिशन आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी भी चीज का जोड़ना है सिंपली एडिशन, एंड ऑक्सीडेटिव एडिशन मींस इस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो पहला स्टेप क्या है कि पैलेडियम गेट्स इंसर्टेड बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन बॉन्ड। तो कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड के बीच पैलेडियम जो एक मेटल एटम है इसका इंसर्शन होगा। इसमें क्या होगा, कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा और
पैलेडियम और क्लोरीन के बीच एक नया बॉन्ड फॉर्म होगा। इसमें क्या हो रहा है कि पैलेडियम जो फ्री स्टेट में था उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट उसमें 0 थी, लेकिन जब एडिशन हुआ तो उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई है, +2 हो गई है। इसीलिए एडिशन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेंज हो रही है, पॉजिटिवली चेंज हो रही है। तो इसीलिए हम इस स्टेप को कह रहे हैं ऑक्सीडेटिव एडिशन। स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 इज सिंपल एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पैलेडियम पे अटैच हो रहे हैं, एडिशन हो रहा है इसमें, तो हमें एक इंटरमीडिएट मिल रहा है। और यहाँ पे भी क्या है, बी इंटरमीडिएट मिल रहा है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि पैलेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 में चेंज हो रही है। अब फाइनल स्टेप है रिडक्टिव एलिमिनेशन। ठीक है, रिडक्टिव एलिमिनेशन मीन्स कि एलिमिनेशन मीन्स किसी भी एटम या मॉलिक्यूल का रिमूवल। तो इसमें क्या हो रहा है कि पैलेडियम और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और इसके साथ ही पैलेडियम और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा है और एक नया बॉन्ड बन रहा है, दैट इज ये एक हाइड्रोजन और कार्बोनिल ग्रुप। तो इससे क्या हो रहा है, एल्डिहाइड बन रहा है, पैलेडियम फ्री हो रहा है यानी 0। पहले आपने प्रीवियस स्टेप में देखा कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट थी इस बी कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स जो बना है बी। इसके बाद क्या हो रहा है कि पैलेडियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे आ रहा है और इसके साथ ही HCl रिलीज हो रहा है एज अ बाई प्रोडक्ट। इस स्टेप में क्या है कि ये HCl रिलीज हो रहा है, दूसरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एटम जो है वो कार्बन पे अटैच हो रहा है और एल्डिहाइड बना रहा है और पैलेडियम हमारा फ्री स्टेट में रिमूव हो रहा है एज अ बाई प्रोडक्ट, या इसे भी कह सकते हैं कि रीजेनरेट हो रहा है पैलेडियम। अब कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं जिनके बारे में हमने पहले भी डिस्कशन किया है कि हम यदि सिर्फ H2 को डालें और पैलेडियम को तो इट्स अ वेरी हाईली एक्टिव कैटलिस्ट और ये एल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। तो इसी के लिए हमें एल्डिहाइड के स्टेप पे रिएक्शंस को रोकने के लिए हम इसमें हमेशा बेरियम क्विनोलिन या सल्फर ऐसी नेगेटिव कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही यह है सेलेक्टिव रिडक्शन का एग्जांपल है। सेलेक्टिव रिडक्शन किसको कहते हैं इसको हम आगे देखेंगे। इस रिएक्शन में हम एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों तरीके के एल्डिहाइड बना सकते हैं। यदि हमारे पास एलिफेटिक एसिड क्लोराइड होगा तो एलिफेटिक एल्डिहाइड बनेगा और यदि एरोमेटिक एसिड क्लोराइड होगा तो एरोमेटिक एल्डिहाइड बनेगा। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि हम रोजनमुंड रिडक्शन से कभी भी फॉर्मल्डिहाइड नहीं बनाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि फॉर्मिल क्लोराइड, यदि हमें फॉर्मल्डिहाइड बनाना है तो हमें फॉर्मिल क्लोराइड चाहिए होगा एज अ स्टार्टिंग मटेरियल और फॉर्मिल क्लोराइड इज वेरी अनस्टेबल। ठीक है, वेरी अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर, इसीलिए हम रोजनमुंड रिडक्शन से फॉर्मल्डिहाइड नहीं बना सकते। दूसरा मेथड भी रिडक्शन ही है और यहाँ पे भी हम एसिड क्लोराइड का ही रिडक्शन कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या अंतर है कि यहाँ पे हमने कैटलिस्ट को चेंज कर दिया है। कैटलिस्ट हमारा है लिथियम ट्राई टर्शियरी बोटॉक्साइड एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये भी एक सेलेक्टिव रिडक्शन है। हमने 2 बार इस टर्म का इस्तेमाल किया है और इसको हम आगे समझेंगे कि सेलेक्टिव रिडक्शन किसको कहते हैं। इसमें हम लो टेम्परेचर रिएक्शन के लिए हम लो टेम्परेचर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भी इसीलिए यूज करते हैं, लो टेम्परेचर रखते हैं जिससे ये रिएक्शन एल्डिहाइड के स्टेज पर स्टॉप हो जाए। तो मैकेनिज्म में देखते हैं कि किसकी मैकेनिज्म कैसी है। तो पहला स्टेप है इट्स अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ हाइड्राइड आयन टू द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिल कार्बन ऑफ एसिड क्लोराइड। तो एसिड क्लोराइड का जो कार्बन है वो इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है और जो कैटलिस्ट पे H लिखा है ये हाइड्राइड H- के फॉर्म में रिलीज होगा और ये अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पर। जब ये अटैक करेगा इस पे तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड भी ब्रेक होगा। तो इससे हमको एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट मिलेगा। अब ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट इज वेरी अनस्टेबल, तो इसके साथ क्या होगा कि जो नेगेटिव चार्ज है वो पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और क्लोरीन एज अ क्लोराइड आयन यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा हमको COH, यानी हमें क्या मिलेगा
एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड, और लिथियम क्लोराइड रिलीज होगा एज अ बाई प्रोडक्ट। तो एक चीज ध्यान में रखेंगे कि ये हाइड्राइड आयन इसमें एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहा है। यहाँ पर हम कई बार हमने कहा कि इट्स अ प्रोसेस, ये एक सेलेक्टिव रिडक्शन है। तो सेलेक्टिव रिडक्शन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस दैट रिड्यूसेस स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप विद इन अ मॉलिक्यूल व्हाइल लीविंग अदर अनचेंज्ड। यानी हमारे पास यदि कई फंक्शनल ग्रुप हैं तो ये रिएक्शन जो है वो, ये जो कैटलिस्ट है वो सिर्फ COCl को ही रिड्यूस करेंगे और बाकी सभी ग्रुप्स को रिमेनिंग अनअफेक्टेड, दे आर रिमेनिंग अनअफेक्टेड। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए कि ये हमारे पास कार्बोनिल क्लोराइड है और नाइट्रो भी है, लेकिन ये सेलेक्टिव रिडक्शन शो करता है, लिथियम ट्राई टर्शियरी ब्रोटॉक्साइड एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो यहाँ पे रिडक्शन सिर्फ किसका हो रहा है? COCl, यानी कार्बोनिल कार्बन और क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है और एक नया बॉन्ड बन रहा है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच। दूसरी रिएक्शन में देखिए, यहाँ पे भी दो फंक्शनल ग्रुप है, एक तो है एस्टर और दूसरा है कार्बोनिल क्लोराइड। तो ये एक सेलेक्टिव रिडक्शन है, तो एस्टर पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, सिर्फ हमारा COCl जो है वो क्या करेगा? रिएक्शन करेगा और Cl की जगह H आएगा, यानी हमने कार्बोनिल क्लोराइड से एल्डिहाइड बनाया। दूसरा मेथड क्या है? वो है ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। कभी भी जब यदि लिसिस का टर्म यूज होता है, इसका मतलब होता है कि ब्रेकिंग, यानी ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इन प्रेजेंस ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल। और हम एल्कीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, एल्कीन एज अ रिएक्टेंट यूज कर रहे हैं, तो इसीलिए क्या ब्रेक हो रहा है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो जो एग्जांपल यहाँ पे शो हो रहा है उसमें प्रोपीन है, रिएजेंट हमारा ओजोन है, रिएक्शन कंडीशन कैसी है? लो टेम्परेचर पे है, जिंक और वाटर मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करेंगे और किससे हम इसको बनाएंगे? एसिटाल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड। तो उसमें रिएक्टेंट क्या है? दैट इज एल्कीन और प्रोडक्ट है एल्डिहाइड। अब हम मैकेनिज्म पे आते हैं। तो पहला स्टेप क्या होगा? ओजोन के पास क्या है? एक पॉजिटिव चार्ज है और एक ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल है और एल्कीन हमारा कैसा है? एक इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल, ठीक है। तो पहली स्टेप जो है वो सिंपली साइक्लो एडिशन है। साइक्लो एडिशन कैसा है? इसको हमने लिखा 3+2 साइक्लो एडिशन। तो 3+2 साइक्लो एडिशन कैसे कि ओजोन हैज 3 एटम एंड एल्कीन में हमने 1 और 2 कार्बन, ठीक है। तो ये क्या करेगा? 3+2 साइक्लो एडिशन होगी और इससे हमको एक 5 मेंबर्ड रिंग मिलेगी और इस 5 मेंबर्ड रिंग को हम कहते हैं 1,3 ट्राईऑक्सिलिन रिंग, या इसी को हम कहते हैं मोलोसोनाइड। यानी जब ओजोन और एल्कीन के बीच रिएक्शन हो रही है तो जो पहला एडक्ट हमको मिल रहा है या पहला इंटरमीडिएट हमको मिल रहा है वो है मोलोसोनाइड, ठीक है। मोलोसोनाइड कैसा है? एक 5 मेंबर्ड स्ट्रेन रिंग है और हम यहाँ पे लो टेम्परेचर का इस्तेमाल यूज कर, लो टेम्परेचर रखा है हमने बिकॉज इट रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट ओवर ऑक्सीडेशन and trap the unstable molosonide before it undergoes decomposition. Step 2 क्या है? Step 2 is a simple rearrangement. Molosonide is quite unstable because it is due to 5-membered strained ring and the lone pair repulsion between oxygen, lone pair present on the each oxygen atom, it causes repulsion. Okay, so it is a very unstable. पहला रीजन कि ये तो 5 है मेंबर्ड रिंग है जो कि बहुत ही स्ट्रेन्ड है और इसमें रिपल्शन ज्यादा है क्योंकि हर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये इट अंडरगोज रीअरेंजमेंट एंड फॉर्म रिलेटिवली स्टेबल मॉलिक्यूल और इसे ही हम कहते हैं ओजोनाइड। तो यूजुअली जगह लिखा होता है कि आप ड्यूरिंग ओजोनोलिसिस ओजोनाइड बनता है, लेकिन पहले मोलोसोनाइड बनता है और उसके बाद इट कन्वर्ट्स इनटू ओजोनाइड। अब द फाइनल स्टेप क्या है? फाइनल स्टेप इज हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के समय क्या होगा? ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा,
तो हमें बनेगा एसिटाल्डिहाइड CH3CHO एक मॉलिक्यूल और दूसरा CH2 डबल बॉन्ड O, इसको हमने लिखा है फॉर्मेल्डिहाइड यानी HCOH। इसके साथ ये बनेगा जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड क्या है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, एंड इट प्रिवेंट फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड इनटू एसिड। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, जिंक और वाटर का इस्तेमाल करेंगे। यदि हम जिंक का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये रिएक्शन दिस एसिडाल्डिहाइड एंड फॉर्मेल्डिहाइड विल कन्वर्ट इनटू एसिड। इसके साथ ही ये कई एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इनको देख सकते हैं। यदि सिंपल देखें, यदि सिर्फ प्रोडक्ट लिखने को आया है आपको और मैकेनिज्म नहीं बतानी है, तो आप इजीली क्या करें कि ब्रेक दिस बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, कार्बन कार्बन बीच के दोनों बॉन्ड को ब्रेक कर दें और दोनों कार्बन पर एक एक ऑक्सीजन लगाएं, तो आपको प्रोडक्ट जो एल्डिहाइड या कीटोन जो भी बनना है इस पर, वो आपको मिल जाएगा। इन सभी एग्जाम्पल्स को आप एक एक करके देखेंगे। जैसे इसमें ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें क्या करना है, ये बॉन्ड आप ब्रेक कर दीजिए, कार इस तरफ एक ऑक्सीजन दीजिए और दूसरी तरफ ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा CH3COH एसिटाल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड। यदि दूसरा देखें, यहाँ पे भी ये दोनों बॉन्ड हम ब्रेक कर दें, तो इस तरफ एक ऑक्सीजन लगाएंगे तो क्या बनेगा C6H5COH यानी बेंजिल्डिहाइड, और दूसरी तरफ क्या बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड। तो अब जो अगले मेथड की हम बात कर रहे हैं वो है नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स से हम कैसे एल्डिहाइड को बना रहे हैं, या इसे हम कह सकते हैं साइनाइड। नाइट्राइल्स को ही हम साइनाइड भी कहते हैं, तो हम साइनाइड से कैसे बना रहे हैं, तो इसको हम स्टीफन रिडक्शन कहते हैं, बिकॉज इट वाज प्रपोज्ड बाय साइंटिस्ट स्टीफन इन 1925 and it selectively produces aldehyde from the nitriles। यानी क्या है कि रिएक्टेंट हमारा नाइट्राइल है, हम नाइट्राइल के रिडक्शन से एल्डिहाइड बना रहे हैं। नाइट्राइल हमारा एल्किल भी हो सकता है और एरिल भी हो सकता है। यदि आपने एल्किल नाइट्राइल लिया है तो एल्किल एल्डिहाइड बनेगा, और यदि एरिल नाइट्राइल का यूज कर रहे हैं तो एरिल एल्डिहाइड बनेगा। कैटलिस्ट क्या है, कैटलिस्ट इज अ स्टेनस क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl एंड फॉलोड बाय वाटर। तो हम मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म में हमने कैटलिस्ट लिया है स्टेनस क्लोराइड और HCl। तो when stannous chloride react with HCl, it will form this stanic chloride and दो हाइड्रोजन आयन कैटायन। तो क्या हो रहा है, SN2 जो है वो SN4 में कन्वर्ट हो रहा है, यानी +2 से +4 में कन्वर्जन हो रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन्स में मिल रहे हैं हमको। ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक कार्बन पर, दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कार्बन पर ऐड होंगे, और ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो कैसा है, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा नाइट्रोजन की तरफ, पाई बॉन्ड। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन ज्यादा ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसीलिए जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट होगा नाइट्रोजन की तरफ, और 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे कार्बन पर, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा हमको, चार्ज्ड मॉलिक्यूल। इसके साथ ही हमारे पास 2 प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो ये दोनों प्रोटॉन एक कार्बन पे ऐड होगा और दूसरा नाइट्रोजन पे, तो ये जो हमको मिलेगा वो कंपाउंड मॉलिक्यूल वो कहलाएगा, या इंटरमीडिएट वो कहलाएगा इमीन। अब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे हम इमीन की, तो हमको क्या मिलेगा, एसिटाल्डिहाइड, और यहाँ पर H2 हमने ऐड किया है नाइट्रोजन की साइड, तो ये क्या है, अमोनिया, लेकिन हम प्रोडक्ट में लिख रहे हैं अमोनियम क्लोराइड। ये क्यों हुआ है, क्योंकि अमोनिया जो HCl रिएक्शन में प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करेगा और अमोनियम क्लोराइड बनाएगा। यानी सिंपली हमने CH3Cl यानी एसिटोनाइट्राइल से CH3COH बनाया है, और इसके लिए यूज किया है हमने स्टेनस क्लोराइड HCl फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, और इसी रिएक्शन को हम कहते हैं स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन। पहले ही हमने बताया कि रिडक्शन मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो पहला है कि हम एनहाइड्रस HCl क्यों यूज कर रहे हैं। यदि हम
इसमें यदि हाइड्रस कंडीशन होगी यानी वाटर प्रेजेंट होगा तो क्या होगा कि हमारा इमीन जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड या नाइट्राइल यानी कार्बोक्सिलिक एसिड या अमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। जो रिएक्टेंट हमने एज ए नाइट्राइल लिया है वो अमाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए हम हमेशा एनहाइड्रस HCl यूज करेंगे। दूसरा स्कोप ऑफ रिएक्शन, पहले हमने बताया कि इट वर्क्स वेल विद बोथ एलिफैटिक एंड एरोमेटिक नाइट्राइल। These are some examples. देखिए आपको रिएक्शन कैसे गेस करनी होती है कि यदि आपको पता है कि कोई किसी नेम रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या बनना है और रिएजेंट क्या है, तो आप इस रिएक्शन को गेस कर सकते हैं। तो ये एक नाइट्राइल है और आपका कैटलिस्ट क्या है, स्टेनस क्लोराइड HCl है फॉलोड बाय वाटर। तो इसमें आपको क्या करना है, CN की जगह सिर्फ CHO लगाना। दूसरा एग्जाम्पल भी क्या है, बेंजील साइनाइड है और इससे हम बना रहे हैं बेंजील्डिहाइड। अगला मेथड है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एल्काइन का हाइड्रेशन करा रहे हैं और उससे एल्डिहाइड या कीटोन बना रहे हैं। दो चीज है, पहला है कि एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, दूसरा हमने लिखा है इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो मर्क्यूरिक सल्फेट का इस्तेमाल क्यों करते हैं और एसिड का, क्योंकि अल्काइन कैसा है आपका, इममिसेबल है वाटर में, क्योंकि एन अल्काइन इज अ नॉन पोलर एंड वाटर मॉलिक्यूल इज अ हाईली पोलर, तो दे डू नॉट रिएक्ट इन अ नॉर्मल कंडीशन। लेकिन जब हम इसमें मर्क्यूरिक सल्फेट और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं तो ये वाटर के साथ एडिशन रिएक्शन देता है। तो यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिखा है हमने, मेंशन है इसमें, एक है एसिटिलीन और दूसरा है प्रोपाइन। एसिटिलीन एक सिर्फ ऐसा एल्काइन है जिसका हाइड्रेशन करने पे हमको एसिटल्डिहाइड मिलेगा यानी एल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है, एसिटिलीन ही एक ऐसा एल्काइन है जिससे हम एसिटल्डिहाइड बनाएंगे। बाकी सभी एल्काइंस का जब हम हाइड्रेशन करेंगे तो हमको कीटोन मिलेगा। ठीक है, कि एसिटिलीन ही एक ऐसा एल्काइन है जो हमको एसिटल्डिहाइड या एल्डिहाइड देगा ऑन एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, अदरवाइज ऑल एल्काइन विल गिव अस कीटोन। तो मैकेनिज्म पे देखते हैं कि कैसे। देखिए प्रोपाइन है, दो कार्बन है यहाँ पर, एक नंबर 1 और दूसरा नंबर 2 पे मेंशन है। इस पे प्रोपाइन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल है और मर्क्यूरिक आयन, जो हम मर्क्यूरिक सल्फेट का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें से मर्क्यूरिक आयन क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एल्काइन के साथ एक 3 मेंबर्ड ब्रिज स्ट्रक्चर बनाएगा। उसके बाद क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल क्या है आपका, एक न्यूक्लियोफाइल है, किसके, क्योंकि इसके ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये अटैक करेगा आपके कार्बन पे। 2 कार्बन पोजीशन है यहाँ पे, या तो पहले पे करे या दूसरे पे करे। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा मार्कोनिक ऑफ रूल। मार्कोनिक ऑफ रूल ये कहता है कि हमेशा न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज अटैक ऑन द मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। ठीक है, तो ये कार्बन 1 और 2 में मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड क्या, कौन सा कार्बन है, वो है कार्बन नंबर 2। तो हम इस वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ पर अटैक कराएंगे। आपको रीजन समझ में आ गया होगा कि हमने फर्स्ट पे क्यों नहीं अटैक करा है, क्योंकि हमें न्यूक्लियोफाइल को हमेशा मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे अटैक कराना है। तो हम ऐड करेंगे वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ पर। जब वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा हमको, कॉम्प्लेक्स। फिर इसका क्या करेंगे, डीप्रोटोनेशन, तो हमको मिलेगा ऑर्गेनो मर्क्यूरिक इनॉल। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि पहला हमें 3 मेंबर्ड स्ट्रक्चर मिला है, कॉम्प्लेक्स मिला है, उस पर हमने वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन कराया है। ठीक है, फिर हमने डीप्रोटोनेशन किया है, एक प्रोटॉन निकाला है। इसके बाद जो हमको ये स्पीशीज, केमिकल स्पीशीज मिली है, ये है ऑर्गेनो मर्क्यूरिक इनॉल। ठीक है, अब ऑर्गेनो मर्क्यूरिक इनॉल इज लेस स्टेबल, सो इट टॉटोमराइज एंड कन्वर्ट इनटू अ कीटोन फॉर्म। अब कीटोन फॉर्म जब इसका कन्वर्ट हो गया तो हम वापस से इसका प्रोटोनेशन कराएंगे। प्रोटोनेशन कहाँ पर होगा, हम इस प्रोटोनेशन इस रिएक्शन में ऑक्सीजन पर होगा,
बिकॉज ऑक्सीजन हैज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटोनेशन ऑक्सीजन पर होगा। जब हम प्रोटोनेशन कराएंगे फाइनल स्टेप क्या होगी, कार्बन और मर्क्यूरी के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, या पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पे कन्वर्ट इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होगा, तो क्या होगा, ये हमको मिलेगा CH3COH डबल बॉन्ड CH2। ये एक इनॉल फॉर्म है, इनॉल फॉर्म है लेस स्टेबल, तो इट कन्वर्ट्स इनटू अ टॉटोमेराइज इनटू अ कीटोन फॉर्म। ठीक है, तो ये कीटोन फॉर्म में टॉटोमेराइज होगा। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स जो आपको याद ध्यान रखने होंगे। दो तरीके के आपको रिएक्टेंट दिए जाएंगे, जब एल्काइन आप देखेंगे दो तरीके से होती है। एक तो होती है सिमेट्रिकल एल्काइन। सिमेट्रिकल एल्काइन वो होती है जिनमें बोथ कार्बन है सेम सब्स्टिट्यूएंट्स, और अनसिमेट्रिकल एल्काइन कौन सी होती है, इनके सब्स्टिट्यूएंट्स अलग अलग होते हैं दोनों तरफ। यदि आपके पास सिमेट्रिकल एल्काइन है तो आप OH को किसी साइड ऐड करें, H को किधर भी ऐड करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको सेम प्रोडक्ट ही मिलेगा। जैसे कि पहले एग्जाम्पल में हमने क्या किया है, OH को थर्ड कार्बन पे ऐड किया है और H को सेकेंड पर, तो हमें इनॉल फॉर्म में मिला हुआ। इनॉल फॉर्म अंडरगोस टॉटोमेराइजेशन एंड इट कन्वर्ट्स इनटू अ कीटो फॉर्म। ठीक है, तो हमने ब्यूटाइन से कीटोन बनाया है, ब्यूटेन टू ओन। सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए कि दो कार्बन है, पहले कार्बन पे सिर्फ हाइड्रोजन है और दूसरे पे सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट है। ठीक है, यह है 3 मेथिल ब्यूट 1 आइन। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेंगे। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि न्यूक्लियोफाइल हमेशा वहीं पर अटैक करेगा जहां पर न्यूक्लियोफाइल का एडिशन वही होगा जो कार्बन मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड होगा। तो कार्बन नंबर 1 और 2 में से सब्स्टिट्यूटेड ज्यादा कौन सा है, कार्बन नंबर 2। तो इसीलिए यहाँ पर हमने किसको ऐड किया है, OH को, और H को ऐड किया है कार्बन नंबर 1 पर। तो ये एक इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब चूंकि पहले भी बताया है कि इनॉल फॉर्म इज less stable, so it undergoes tautomerization and convert into a ketone form. तो यानी हमने 3 मेथिल ब्यूटाइन से 3 मेथिल ब्यूटेनोन बनाया है। अब हम आ गए हैं ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, यानी अभी तक हमने रिएक्शंस देखी, उनमें क्या था, रिडक्शन था। अब हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स की। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी या तो हम ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं या फिर हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, हमने जो एग्जांपल लिया है यहाँ पर वो है टॉलुइन। टॉलुइन में यहाँ पे CH3 मेथिल ग्रुप लगा हुआ है और ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, एल्डिहाइड, यानी CH3 विल कन्वर्ट इनटू CHO। इसके लिए हम दो तरह क्रोमियम एज ए कैटलिस्ट यूज करेंगे। क्रोमियम के कैटलिस्ट, कई कैटलिस्ट होते हैं जिसमें एक है क्रोमियम क्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड, दूसरा है क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। और यहाँ पर भी हम ऑलवेज भी यूज एनहाइड्रस कंडीशन, otherwise the aldehyde will convert into acid। तो जब हम टॉलुइन को से बेंजल्डिहाइड बना रहे हैं और हमने कैटलिस्ट जो लिया है वो क्रोमियम क्लोराइड है इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन क्या है, व्हेन टॉलुइन कन्वर्ट इनटू बेंजीन benzaldehyde in presence of chromium chloride and carbon disulfide। तो हम इसकी मैकेनिज्म देखते हैं कि जब हम क्रोमियम क्लोराइड की रिएक्शन कराएंगे टॉलुइन के साथ तो ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ये रिएक्शन फ्री रेडिकल पाथवे को फॉलो करेगी और कुछ इस तरह से कॉम्प्लेक्स बनाएगी, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। इस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स को हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस का मतलब है कि ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जब हाइड्रोलिसिस होगी तो क्या होगा, बेंजल्डिहाइड में बन जाएगा। जो ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स है वो कन्वर्ट होगा बेंजल्डिहाइड में। Here are some key points that only benzylic CH3 group is oxidized and the aromatic ring itself is not oxidized। मतलब कि आप देख रहे हैं इस रिएक्शन में कि सिर्फ जो CH3 है यहाँ पर वो ऑक्सीडाइज हुआ है एल्डिहाइड में, बेंजीन रिंग जो आपकी एरोमेटिक रिंग है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है।
Another one is कि chromyl chloride stop this reaction at aldehyde stage, and we use carbon disulfide because it is a non-polar solvent. It dissolve the reagents and does not react with chromyl chloride. तो solvent भी हम ऐसा इस्तेमाल करें जो हमारी catalyst से react ना करे, इसीलिए हमने इसमें कार्बन डाइसल्फाइड का इस्तेमाल किया। यहाँ तक हमने जो भी मेथड देखे हैं वो सभी क्या है, एल्डिहाइड बनाने के लिए यूज किए गए। आगे के जो मेथड्स हम देख रहे हैं वो है कीटोन्स के प्रिपरेशन के। तो हम इस कीटोन्स में भी हम एसिड क्लोराइड का यूज करेंगे, नाइट्राइल्स का यूज करेंगे और देखेंगे कि हम उनसे कैसे कीटोन बनाते हैं। इसके साथ ही हम एसिड देखेंगे और द इम्पोर्टेंट वन इज ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। तो शुरू करते हैं कीटोन्स के बारे में देखना। तो पहली ये रिएक्शन जो हम देख रहे हैं वो क्या है कि Grignard reagent reacts with acetyl chloride under controlled condition, it form ketone। ठीक है, क्योंकि carbonyl carbon of acid chloride is electrophilic in nature and Grignard reagent it is a organometallic compound, यानी कार्बन जो है वो एक मेटल एटम से जुड़ा हुआ है। जब भी कार्बन किसी मेटल एटम से जुड़ता है तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज और मेटल एटम पे पॉजिटिव चार्ज आता है, और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है मतलब कार्बन बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल। ओके, तो यहाँ पर इस मेथिल कार्बन और मैग्नीशियम के बीच एक कोवैलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है और मैग्नीशियम और ब्रोमाइड के बीच आयनिक बॉन्ड, and the covalent bond is weak in comparison to ionic bond, so it will break। CH3 minus जो एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है वो अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पे, तो हमको एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट मिलेगा। ये देखिए ये इसको हम इस स्टेप को हम कह रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और ऐड हो रहा है कार्बोनिल कार्बन पे, तो इसीलिए हम इसको कह रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इस जो हमको एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट मिलेगा, यहाँ पे एक क्लोरीन है और दूसरा ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। दिस टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट इज अनस्टेबल। क्लोराइड आयन इज अ गुड लीविंग ग्रुप। ठीक है, तो क्या होगा इस टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट में नेगेटिव चार्ज कन्वर्ट्स इनटू अ पाई बॉन्ड। क्लोरीन remove itself as a chloride ion because it is a very good leaving group। तो क्या बनेगा CH3 और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड, यानी कार्बोनिल कार्बन से के दोनों तरफ क्या है कार्बन चेन है, यानी हमने किससे बनाया है एसिटिल क्लोराइड जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराई है और हमने इससे बनाया है कीटोन। ठीक है, और ये रिएक्शन यहाँ पे लिखा है कि रिएक्शन मस्ट बी कैरीड आउट इन प्रेजेंस ऑफ ईथर बिकॉज वाटर, यदि वाटर प्रेजेंट होगा तो इट डिस्ट्रॉय द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसीलिए हम हमेशा इसकी इस रिएक्शन को ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराएंगे। दूसरा मेथड भी प्रिपरेशन का है, वो भी है एसिल क्लोराइड से। इसमें एसिल क्लोराइड में हमने जो रिएक्टेंट की तरह यूज किया है, इससे हम बना रहे हैं कीटोन। इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं एल्किल कैडमियम से। तो पहले हम देखें कि हम एल्किल कैडमियम को कैसे बनाते हैं। तो हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराते हैं कैडमियम क्लोराइड से। जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन को कैडमियम क्लोराइड से कराते हैं तो हमको एल्किल कैडमियम मिलता है। अब हम इस एल्किल कैडमियम भी एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, तो इसमें कैडमियम पे पॉजिटिव चार्ज है और एल्किल पे नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज कार्बन बियरिंग अ नेगेटिव चार्ज एंड बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो इट विल अटैक ऑन कार्बोनिल कार्बन। फॉलोड इसमें भी एक पहले टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा, उसके बाद क्या होगा इट कन्वर्ट इनटू कीटोन। Another method है that reaction of nitrile with Grignard reagent। इसके पहले जो हमने देखा था स्टीफन रिडक्शन, उसमें हम नाइट्राइल से क्या बना रहे थे एल्डिहाइड, लेकिन यहाँ पर हम नाइट्राइल से कीटोन बना रहे हैं। नाइट्राइल की रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से।
जैसे कि हमने पहले भी प्रीवियसली आपको बताया है कि जब भी कार्बन और मेटल के बीच बॉन्ड बनेगा तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज और मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो इट एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। उसके बाद CH3C ट्रिपल बॉन्ड है नाइट्राइल, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच जो ट्रिपल बॉन्ड है तो नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कंपैरिजन टू कार्बन। तो क्या होगा, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा और अटैक करेगा कार्बन पे, क्योंकि ये कार्बन कैसा है, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। इसके साथ ये क्या बनाएगा, एक मेटालोइमीन टाइप स्ट्रक्चर बनाएगा। एक तरफ फेनिल ग्रुप लगा है, दूसरी तरफ ये आपका CH3 है। उसके बाद एक बॉन्ड शिफ्ट हो गया है नाइट्रोजन पर, तो क्या है, नाइट्रोजन पर माइनस चार्ज आया और मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। अब हम क्या करेंगे, इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो जब भी हम कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इट कन्वर्ट्स इनटू C डबल बॉन्ड O, यानी C डबल बॉन्ड N विल कन्वर्ट इनटू अ कार्बोनिल ग्रुप। तो यहाँ पर वही हो रहा है कि C डबल बॉन्ड N MgBr मेटालोइमीन है, इसको हमने हाइड्रोलिसिस कराई है तो ये एसिटोफिनोन में कन्वर्ट हुआ है। यानी हम क्या बना रहे हैं, एसिटोनाइट्राइल से हमने एसिटोफिनोन बनाया। और ये भी, इससे भी हम दोनों तरह के एल्डिहाइड कीटोन्स बना सकते हैं, एरोमेटिक कीटोन्स भी बना सकते हैं और एलिफेटिक कीटोन्स भी बना सकते हैं। Another one is the most important is open air oxidation। तो ऑक्सीडेशन हमने कहा कि ऑक्सीडेशन मीन्स क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बना रहे हैं और इसके लिए जो हम कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं वो है एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड। तो इसकी मैकेनिज्म को हम देखेंगे कैसे चलती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक सेकेंडरी अल्कोहल लिया है और इसके साथ एज ए कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं हम एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड। जो हमारा सॉल्वेंट है वो क्या है, एक कीटोन है, यानी एसीटोन है और इसे हमने एक्सेस में लिया और इसी से हम जो सेकेंडरी अल्कोहल है वो हमारा कन्वर्ट हो रहा है कीटोन में, और जो सॉल्वेंट जो कि कीटोन है वो कन्वर्ट हो रहा है अल्कोहल। और इसकी मैकेनिज्म देखें तो फर्स्ट स्टेप में क्या है कि सेकेंडरी अल्कोहल एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अल्कोहल का ऑक्सीजन कैसा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। ये एल्यूमिनियम कैटलिस्ट और ऑक्सीजन के बीच एक बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पे जो आपका आइसोप्रोपिल ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और इस हाइड्रोजन के साथ आइसोप्रोपिल अल्कोहल के फॉर्म में अलग होगा, ठीक है। यानी हमारे सेकेंडरी अल्कोहल और एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड के बीच एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसमें ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम के बीच एक बॉन्ड बनेगा। अब हम यहाँ पर देखें तो फाइनल स्टेप में क्या हो रहा है, ये कॉम्प्लेक्स जिसको हमने ए बताया है, द कॉम्प्लेक्स रिएक्ट विद कीटोन एंड फॉर्म अ 6 मेंबर्ड रिंग। और ये 6 मेंबर्ड रिंग कैसे बन रही है, इसी पे हमें फोकस करना है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, सॉरी कार्बन और ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच एक डबल बॉन्ड बन रहा है। अल्कोहल में ऑलरेडी हाइड्रोजन प्रेजेंट था, ये हाइड्रोजन ट्रांसफर हो रहा है एसीटोन पर और एल्यूमिनियम जो कॉम्प्लेक्स के एल्यूमिनियम था उसके और ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड बन रहा है। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमको मिलेगा। पहले तो जब एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच एक बॉन्ड बनेगा, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, कीटोन। यानी हमने सेकेंडरी अल्कोहल लिया था उससे हमें क्या मिला, कीटोन। अब हमारे पास दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, दैट इज CH3CH3। ये जो रेड कलर से H हमने डिनोट किया है, इट विल ट्रांसफर ऑन एसीटोन, तो एसीटोन के साथ जुड़ जाएगा। इस ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम के बीच एक बॉन्ड बना है तो इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब हमने क्या लिया हुआ है, सॉल्वेंट लिया हुआ है एसीटोन को, तो एसीटोन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को ग्रैब करेगा और ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल बनेगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, ओपन आर ऑक्सीडेशन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें सेकेंडरी अल्कोहल को हम कन्वर्ट करते हैं कीटोन में और उसके लिए हम कैटलिस्ट यूज करते हैं एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड।
यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट क्या है, कीटोन है, और कीटोन ही जो सॉल्वेंट है यही क्या करता है, एज अ हाइड्राइड आयन एक्सेप्टर का काम करता है। आप देख रहे हैं कि ये जो अल्कोहल का हाइड्रोजन है वो ट्रांसफर हो रहा है एसीटोन पे, तो यहाँ पे सॉल्वेंट का क्या काम है, हाइड्राइड आयन को एक्सेप्ट करने का काम है। अब कुछ कॉमन मेथड्स देखेंगे एल्डिहाइड और कीटोन्स को बनाने के, जिनसे हम एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों बना सकते हैं। तो यदि हमने एल्डिहाइड लिया हुआ है, प्राइमरी अल्कोहल है, और कोई वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारे पास, तो प्राइमरी अल्कोहल जो है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। और जब प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा और एक कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, यानी हम प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाएंगे जब हमारे पास एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यदि यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो क्या होगा, अल्कोहल सीधे एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए हम ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसा है। और यदि हम कोई सेकेंडरी अल्कोहल ले लें तो क्या होगा, सेकेंडरी अल्कोहल से हम कीटोन बनाएंगे, यानी सेकेंडरी अल्कोहल विल कन्वर्ट इनटू कीटोन। तो इस मेथड को हम डिटेल में अगले लेक्चर में देखेंगे, जब हम अगले लेक्चर में बात करेंगे तो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। और यदि आपको कुछ से रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, वी विल डिस्कस ऑन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।